जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो एक्सप्लेनेशन नील्स बोर ने दिया था वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, हाँ या ना। और साथ में ये भी बताया था कि उसने किस तरीके से राइडबर्ग फार्मूला प्रूव किया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? आज हम लोग उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू राइडबर्ग फार्मूला एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम या एनी अदर एटम। मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, रेडियस की कैलकुलेशन, वेलोसिटी की कैलकुलेशन, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्लियर? तो उसके लिए पहले आपको क्या आना चाहिए? फॉर्मूले। तो जल्दी बता दो बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला था 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? याद है कि भूल गए? बच्चों वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 नहीं 10 पावर 6 सॉरी 10 पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। याद है कि भूल गए? एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट? एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? माइनस 13.6 z बाय n होल स्क्वायर। सही है गलत है? सही है ना? अच्छा, और ये ईवी में। बट अगर एनर्जी हम फाइंड करते हैं अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो माइनस का 2.18 एक्चुअली 2.179 होता है, हम इसको 18 लिख देते हैं, इंटू 10 पावर माइनस 18 z बाय n होल स्क्वायर जूल। कोई दिक्कत? अच्छा, और इसके अलावा एक फॉर्मूला और था जो राइडबर्ग का था, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, और बाहर z स्क्वायर आ जाता है और इसकी यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। इसके अलावा एनर्जी का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई? दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? तो जैसे जैसे यूनिट चेंज होगी वैसे वैसे वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो माइनस 13.6 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर z स्क्वायर ईवी। क्योंकि मैंने 13.6 लिखा है इसलिए ईवी में है, और z स्क्वायर बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि हमें तो नहीं पता कौन सा एटम है। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तभी तो Z1 होगा ना, वरना तो Z कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, मुझे लगता है ये तुम्हें आने ही चाहिए। चले आगे, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। What is the wavelength? What is the wavelength of light emitted of light emitted when electron in hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to n equal to 4 to an energy level हाँ एनर्जी लेवल आगे with n equal to 2. n equal to 2। फिर आगे What is the color of radiation? what is the color of radiation? और कुछ पूछा हुआ है? नहीं। बस इतना ही है। हाँ। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को या नहीं? पहले ये बता दो, क्वेश्चन समझ में आया? इसको साइड कर देते हैं एक सेकंड के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? हाइड्रोजन का एटम है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, 1 2 3 एंड 4। फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे जा रहा है? सेकंड ऑर्बिट में। मतलब 1 2 3 4, तो 4 से जंप करके इलेक्ट्रॉन किस पे आ गया है? 2 पे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई?
अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पर आ रहा है तो बच्चों जरा चेक करो, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी ये लूज करेगा या गेन कर रहा है? एनर्जी लूज करेगा ना, एनर्जी एमिट करेगा। तो वही उसने पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आती होगी, तो कह रहा है कि वो जो भी लाइट है उसकी आपको वेवलेंथ बतानी है, जो एनर्जी निकल रही है उसकी आपको वेवलेंथ बतानी है अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पर जंप करके जाता है और हाइड्रोजन का एटम है, और साथ में जो लाइट निकली है उसका कलर भी बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? अगर हाइड्रोजन के एटम की वो बात कर रहा है तो जरा चेक करो, Z की वैल्यू 1 हो गई बच्चों, N1 की वैल्यू क्या हो गई? N1 हमेशा छोटा होता है, तो N1 हो गया 2 और N2 हो गया 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से सेकंड पे जंप कर रहा है, हाँ या ना? अब हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाओ बच्चों? हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, क्यों? क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है जरा चेक करो। तो एनर्जी को हमने देखो लास्ट क्लास अगर रिवाइज नहीं करी ना तुम लोगों ने तो दिक्कत आएगी, वरना एनर्जी को मैंने कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सबके टर्म्स में लिखा था, तो वेवलेंथ के टर्म्स में ये क्वेश्चन आई थी तो यही आपको लगा देनी है। तो चेक करो 1 बाय लैम्डा, हम लोग राइडबर्ग इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, 109677 ब्रैकेट 1 अपॉन n1 की जगह क्या पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, और बच्चों z स्क्वायर लिखने की जरूरत है क्योंकि z की वैल्यू तो 1 है, तो जब z की वैल्यू यहाँ पर 1 डालोगे तो इतना ही रहेगा, बट आंसर आएगा पर सेंटीमीटर में। समझ गए? याद है कि भूल गए ये इक्वेशन? पर सेंटीमीटर होती है इसकी यूनिट। अब इसको सॉल्व करते जाओ जब तक लैम्डा नहीं आता। 109677 ब्रैकेट 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16 कितना हो जाएगा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट एलसीएम हो गया 16, 4 के टेल में 4 टाइम्स आता है, 16 के टेल में 1 टाइम्स, तो 4 माइनस 1 हो गया 3। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 16। अब आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि जरा चेक करो बच्चों, हमें लैम्डा फाइंड करना है या 1 बाय लैम्डा? हमें तो लैम्डा फाइंड करना है ना। तो बच्चों जरा चेक करो, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 109677 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा 16 को से डिवाइड कर देना। समझ गए क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके? 4.86 into 10 to the power minus 5 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल, देखो इसकी यूनिट जो थी वो पर सेंटीमीटर थी, तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। सही है? अब बच्चों अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ सेंटीमीटर से, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 4.86 बाय 100 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 सेकेंड। ये 10 पावर अगर आप चेक करो यहाँ पर जाएगी तो 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा, और डेसिमल 2 प्लेस आगे बढ़ा दो 486 नैनोमीटर हो जाएगा। चेक कर लो, ये समझ में आया या नहीं आया? अरे कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो ऊपर 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 है और नीचे 10 पावर 2 है, क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 5 माइनस 2 10 पावर माइनस 7 हो गया, और डेसिमल 4.86 है, मैंने 2 प्लेस आगे बढ़ा दिया 486 बना दिया, तो अगेन माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 पावर माइनस 9 नहीं हो गया, तो नैनोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब इसने एक चीज और यहाँ पर पूछी थी, इसने ये पूछा था व्हाट इज द कलर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो रेडिएशन यहाँ से निकल रही है आपने उसकी वेवलेंथ तो बता दी, कलर क्या होगा? बच्चों दिमाग लगाओ, मैंने तुम्हें बताया था विबग्योर के बारे में, याद है? विबग्योर के बारे में बताया था, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक जाता है। अब चेक करो, ये 486 है, तो 400 से 450, 450 से 500 नैनोमीटर, ये दोनों के बीच की वैल्यू है। जरा चेक करो, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, मतलब समझ पा रहे हो? ये तीनों कलर एक जैसे ही तो दिख रहे हैं मर्ज होते हुए, ये ब्लू ही कहलाएगा, या आप इसको पर्पल बोल दो या ब्लूइश पर्पल बोल दो। समझ गए ना?
तो कलर क्या हुआ बच्चों इसका? ब्लू, क्योंकि ब्लू के सबसे क्लोज है 486। कोई दिक्कत? बच्चों अगर ये पूछता कि ये कौन सी सीरीज है तो इस सीरीज का नाम क्या होता? बाल्मर। पूछो क्यों? क्योंकि जरा चेक करो, n1 की वैल्यू 2 है, और जब n1 2 होता है तो याद करवाया था ना, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफर्ड, तो ये बाल्मर सीरीज में है। बच्चों यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? विजिबल लाइट की रीजन में आ रहा है, हाँ है ना? बाल्मर रीजन विजिबल लाइट का ही तो होता है, और ये इसकी वेवलेंथ हो गई। फ्रीक्वेंसी पूछेगा वो भी निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत? चलें आगे, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलिए। In the Rydberg equation. इन द Rydberg's Rydberg's equation, a spectral line a spectral line corresponding to n1 equal to 3 corresponding to n1 equal to 3 and n2 equal to 5. and n2 equal to 5. First calculate the First calculate, अरे सॉरी, फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कैलकुलेट the lambda and nu of the spectral line यानी कि फ्रीक्वेंसी of और the second हाँ to which spectral series टू विच spectral series does this line belongs. Third, हाँ in which region of the EMR in which region of the EMR will this line fall? will this line falls? और कुछ पूछा हुआ है? नहीं। बस देखो बच्चों, अगर तुम लोग थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना, इसके बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिसका आंसर तुम खुद ही निकाल सकते हो। जरा चेक करो यहाँ पर बच्चों, n1 की वैल्यू क्या है? 3 और n2 की वैल्यू क्या है? n1 से पता लग जाता है कौन सी सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पैशन। तो बच्चों ये कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज है? जल्दी बोलो। तो थर्ड पार्ट का आंसर तो आ गया, पैशन सीरीज, हाँ या ना? नंबर 4 बच्चों, पैशन सीरीज में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है? लाइमन में होता है अल्ट्रावायलेट, बाल्मर में विजिबल लाइट, बाकी के जो नीचे तीनों होते हैं उनमें इंफ्रारेड होता है। याद है कि भूल गए? तो ये इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल दिस लाइन फॉल? इंफ्रा रेड वेव्स। मतलब आपको पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट बना के आंसर लिखना है इसी फॉर्म में कि दी स्पेक्ट्रल लाइन फॉल्स इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड रेडिएशन। समझ गए? अब फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट रह गया बच्चों। पहले वेवलेंथ निकालो, बाद में फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमारे पास दोनों के फॉर्मूले हैं, तो पहले हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। बच्चों 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। 109,677 1/n1² माइनस 1/n2²। सही है बच्चों? इसके आगे z² आएगा या नहीं आएगा? और उसने ये तो बताया नहीं कि कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है या कौन सा है। तो जब उसने हमें नहीं बताया तो हम हाइड्रोजन ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर कोई और एटम होता तो z की वैल्यू हम कुछ और डालते हैं, उसने बताया ही नहीं है। समझ गए? और इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो, आगे बताओ क्या आ रहा है। 1/λ is equal to 109,677 bracket 1/3² minus 1/5²। 1/λ is equal to 109,677 bracket 1/9 minus 1/25। 1/λ is equal to 109,677, 9 और 25 को मल्टीप्लाई करो 2 to 5, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। 9 की टर्म की आंसर है 25 टाइम्स, और 25 की टर्म में 9 टाइम्स, तो 25 में से 9 माइनस करो, बताओ क्या बचा? तो 109,677 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 225। अभी आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपको लैम्डा चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 109677 इंटू 16। और ये क्योंकि पर सेंटीमीटर में है, इसकी यूनिट क्या थी बच्चों? पर सेंटीमीटर थी ना, तो आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये बन गया सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से अगर मैं इसको मीटर बना दूं तो जरा चेक करो, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करोगे या नहीं? तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया नीचे। क्लियर हो गया? अरे ये वीडियो में आ रहा है, कट के नीचे वाली लाइन आ रही है ना? तो अब मुझे जल्दी से बता दो, यहाँ पे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू कर लोगे ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी आएगा 225 को उससे डिवाइड कर देना। समझ गए? क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके? 1.282 into 10 to the power -6 मीटर। मीटर में है ना? हाँ तो ठीक है। और बच्चों जरा चेक करो, डेसिमल को मैं 3 प्लेस आगे ले जाऊं तो लैम्डा बन जाएगा 1282 नैनोमीटर। हाँ या ना? क्योंकि 3 प्लेस डेसिमल आगे जाएगा तो आप चेक करो 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -6 मीटर हो जाएगा। इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 10 पावर -9 मीटर, यानी कि नैनोमीटर। तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया था 1282 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? अब उसने बोला है फ्रीक्वेंसी भी निकालो। बच्चों फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको अलग से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी सी होता है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सी बाय लैम्डा कर दो। तो सी की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू वो वाली डालना जो ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट मतलब मीटर में। तो ये हो गया 1282 इंटू 10 पावर -9 मीटर, और ये है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कटेगा, जो आंसर आएगा वो पर सेकेंड में आएगा। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड ही होती है। अब जल्दी बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी को? 2.34 into 10 to the power 14 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज लिख दो या पर सेकंड लिख दो। अब बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया? तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये तो बहुत इजी वाले हैं, इसमें तो खाली N1 N2 दिया हुआ है। कई बार घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? चले अगले क्वेश्चन पे, इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बोलिए। Calculate the wavelength कैलकुलेट द वेवलेंथ of spectral line of spectral line obtained in the spectrum of obtained in the spectrum of lithium 2 plus ion Li2 plus ion when transition takes place between two levels whose difference is 2 and sum is 4. and sum is 4। हो गया। बस इतना ही है। अब क्या करोगे बच्चों? इसमें तो तुम्हें N1 और N2 भी नहीं दिया। आप लोगों को लग रहा होगा कि N1 हो गया 2 क्योंकि छोटा नंबर है, और N2 हो गया 4, पर जरा चेक करो ऐसा नहीं है। क्या उसने ये बोला है कि N1 2 है और N2 4 है? क्या उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th ऑर्बिट से सेकंड पे आ रहा है या सेकंड से 4 पे जा रहा है? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो N1 और N2 की ये वैल्यू सही नहीं है। उसने हमें ये बताया कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ। स्पेक्ट्रल लेंथ तो निकलेगी पक्का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पक्का एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा। तो उसने ये बोला है कि लिथियम Li2+ का आयन है। बच्चों चेक करना, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। अगर मैं Li2+ की बात कर रहा हूं तो पक्का उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो Z की वैल्यू तो अभी भी 3 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें कितने बचे हैं? 1। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो जरा दिमाग लगाओ, क्या वो हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं हो गया?
हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब बच्चों ना तो मुझे N1 पता है ना ही मुझे N2 पता है, इसने बोला N2 माइनस N1 डिफरेंस इज 2 और उनका जो सम है वो 4 है, मतलब N2 प्लस N1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 4। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है 10th क्लास में, वही लगा दो। N1 से N1 कट गया, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 2, N2 इज इक्वल टू 6, N2 इज इक्वल टू 6 बाई 2 विच इज 3। N2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो N1 कितना हो जाएगा, N2 की वैल्यू से पुट कर दो 3 माइनस N1 इक्वल टू 2, N1 इज इक्वल टू 1। चेक कर लो भाई, सबको बात समझ में आ गई है नहीं, ये तो कर लोगे। यानी थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, समझ गए। और पूछा गया हमसे वेवलेंथ, बच्चों वेवलेंथ के लिए वही घिसा पिटा फॉर्मूला राइट भाग वाला लगा दो। वन अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। बताओ बच्चों मैंने फॉर्मूला सही लगाया कि गलत? सही है पर अधूरा है, क्योंकि इसमें z स्क्वायर भी आएगा और यूनिट होगी पर सेंटीमीटर। अब यहाँ z लगाना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम नहीं है बल्कि लिथियम है। तो अब बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर इसका, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय N1, और N1 कितना है 1, तो 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, और z की जगह 3 आएगा क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और 3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9 इंटू 9, 9 से 9 काट दूं, यहाँ माइनस है भैया, ऐसा मत करना। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109,677, ये दोनों का एलसीएम हो गया 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 1 इंटू 9। अब कट जाएगा, अब तो कट जाएगा। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109,677, और हाँ जी इसमें z का स्क्वायर नहीं किया है, इसमें किया है। तो फॉर्मूले में बच्चों z स्क्वायर आता है, तो फॉर्मूले में z स्क्वायर आता है भाई, बिल्कुल सही फॉर्मूला है ये। 9 से 9 कटेगा, 9 माइनस 1 8 पर सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें लैम्डा फाइंड करना है 1 बाय लैम्डा, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और क्या आ रहा है जल्दी बताओ, 109,677, और अभी आ गया है बच्चों सेंटीमीटर में, पर अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बन गया मीटर। अब बताओ फाइनल आंसर क्या आया, 1 अपॉन, नहीं इसको पूरे को सॉल्व करके क्या आ रहा है, 1.14 इंटू 10 पावर माइनस 8 मीटर, ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। खत्म, समझ गए। और अगर आप डेसिमल को एक प्लेस राइट साइड में ले जाओगे तो बन जाएगा 11.4 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, विच मीन्स 11.4 नैनोमीटर। यही इसने पूछा था। खत्म, कोई दिक्कत? चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए। What are the frequency? What are the frequency and wavelength and wavelength of a photon of a photon emitted during a transition from n equal to 5 state to n equal to 2 n equal to 5 to n equal to 2 state in the H atom, state in hydrogen atom। बस ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, दो चीजें पूछी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 5 to n equal to 2 इन द हाइड्रोजन एटम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वो खुद ही बोल रहा है ये बात कि फोटोन, अगर ये की पॉइंट्स हैं, अगर आप ठीक से देखो तो फोटोन सिर्फ व्हाइट लाइट के केस में ही पैकेट ऑफ एनर्जी को बोला जाता है, तो पक्का विजिबल लाइट रही होगी। अगर विजिबल लाइट यहाँ पर एमिट हो रही है तो बाल्मर सीरीज होगी। अगर बाल्मर सीरीज है तो n इक्वल टू n1 2 होगा,
तो है, तो दिया तो है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो भाई शुरू कर दो फटाफट जल्दी से। Z की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, N1 हो गया 2, N2 हो गया 5। तो पहले वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, और Z स्क्वायर करने की जरूरत है ही नहीं, और इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेंटीमीटर। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 25। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाई बाय 16 बाय 100, ठीक है, ओ सॉरी 25 माइनस 4 21 बाय 100। अब बच्चों लैम्डा फाइंड करना है तो 100 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 109677, और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर में भी आ जाएगा, सही है। देखो रेसिप्रोकल कर दिया, लैम्डा आ गया, पर यूनिट सेंटीमीटर हो गई होगी, तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड, तो लैम्डा कितना आ गया, सॉल्व करके जल्दी बोलो। 434 into 10 to the power minus 9। तो ये आ गया हमारे पास 434 नैनोमीटर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। बच्चों दिमाग लगाओ जरा, अगर मैं विबग्योर से इसको कंपेयर करूं तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ रेंज होती है, तो ये 434 नैनोमीटर है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस लाइट का कलर क्या होगा, क्या होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, पर्पल, इनको मिक्स करके कुछ भी लिख दो, ब्लूइश पर्पल, पर्पलिश ब्लू, समझ में आ गया ना। वो उतना कोई एग्जैक्ट कलर नहीं मांगते ये लोग। अच्छा और बच्चों अंदाजा लगाओ इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप कैसे निकालोगे, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के आपके पास यहाँ पे दो मेथड है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी होता है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सी बाय लैम्डा कर दोगे, ये हो गया मेथड 1, जो कि बहुत इजी है, यही करोगे। पर बच्चों अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर वेवलेंथ नहीं होती तो तुम लोग इस फॉर्मूले से कर पाते। ये फॉर्मूला आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास सी की वैल्यू आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, सही है। पर अगर मान लो मैं ये कहूं कि नहीं सीधा फ्रीक्वेंसी निकालो, बिना वेवलेंथ निकाले पहले फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आप क्या करोगे। तो मैंने तुम्हें एक इक्वेशन याद करवाई थी, याद करो, 3.29 into 10 power 15 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। याद है या भूल गए, अरे याद है कि भूल गए, चेक करो। एनर्जी की डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला था, फिर डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू वाला फॉर्मूला लगाया था, वहां से ये इक्वेशन आई थी या नहीं, क्योंकि बार बार यूनिट चेंज हो जाती है अगर हम ये टर्म चेंज करते हैं। तो यहां से भी आप सॉल्व करके देख लेना, यहां से भी सॉल्व करके देख लेना, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो क्या आ रहा है इसका आंसर, 6.91 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज, सही है। हाँ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों ये देखो विबग्योर में ये बिल्कुल इधर आ रहा था, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 7 के टर्म्स में आनी चाहिए, तो 6.91 करीब करीब 7 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज है, तो सही तो है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप इसको एक बार इस वाले फॉर्मूले से करो और एक बार इस वाले फॉर्मूले से करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, चेक कर लेना। कर लोगे, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड, कैलकुलेट द एनर्जी energy एसोसिएटेड associated with the first orbit with the first orbit of He plus. of He plus. What is the radius What is the radius of this orbit? of this orbit? बस यही पूछा हुआ है बच्चों। देखो उसने पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस।
अगर हीलियम की बात आप कर रहे हो तो Z की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 2 और बच्चों N की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तभी तो He+ बना ना। तो अब वो बन गया हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन नहीं बन गया, हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया। तो उसने पूछा है कि उस ऑर्बिट में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन की हमें क्या बतानी है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एक ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा -13.6 Z/n² eV। और जूल में अगर चाहिए तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, समझ गए। तो यहां पर हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे -13.6 Z/n² eV। E is equal to -13.6, बच्चों Z की जगह इस बार हम क्या लेंगे 2, क्योंकि हीलियम है, और N की जगह क्या लेंगे 1, इसका स्क्वायर कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई -13.6 × 4 eV। बोलो बच्चों मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, कोई बात नहीं हम ईवी में निकाल देते हैं। अगर जूल में ही निकालना है आपको तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, E is equal to -2.18 into 10 power -80 into Z/n²। तो Z कितना है 2, N कितना है 1² जूल आ जाएगा, और तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। EV से भी जूल में अगर आपको जाना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 54.4 eV माइनस का, कोई दिक्कत। चले आगे, अगर तुम कहो तो मैं ये भी सॉल्व करूं, कर लोगे। अच्छा, अब उसने ये पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का रेडियस भी बताइए। तो बच्चों रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत, पर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर आएंगे। R is equal to 0.529, बच्चों n की वैल्यू कितनी हो गई 1, Z की वैल्यू कितनी हो गई 2, और एंगस्ट्रॉम की जगह 10 पावर -10 मीटर, क्योंकि मैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लाना चाहता हूँ। तो R will be equal to कितना हो जाएगा बच्चों, इस 529 को तुम लोग ऐसा मत करना, पर मैं कर रहा हूं, इसको 530 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो चलता है यार। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी इजीली कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया 0.22 = 4, 1 बचा, 2 6 = 12, 1 बचा, 2 5 = 10, 0.265 × 1 × 10 पावर -10 मीटर। और डेसिमल को एक प्लेस राइट साइड में लाऊंगा तो आ जाएगा हमारे पास 2.65 × 10 पावर -11 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो पूछ लो बच्चों, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ radius of second orbit of lithium 2+ atom of Li2+ atom and third orbit of He+ ion। बस बच्चों देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इन क्वेश्चनों से तुम्हारे सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। लिथियम का जो एटम है ना, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हाइड्रोजन लाइक बन गया। हीलियम के एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया। अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन गए तो रेडियस का ये वाला फॉर्मूला दोनों में एप्लीकेबल हो गया। इससे ये फायदा हुआ, Z की वैल्यू लिथियम के लिए क्या रहेगी बच्चों 3, और हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या रहेगी 2। क्लियर हो गया। अब उसने ये बोला है आपको रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, पर लिथियम का कौन सा ऑर्बिट होना चाहिए सेकंड, और हीलियम का कौन सा ऑर्बिट होना चाहिए थर्ड। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो बच्चों जल्दी से बता दो, रेडियस ऑफ लिथियम अगर मैं निकालूं तो क्या फॉर्मूला लगेगा।
फॉर्मूला लगेगा 0.529 n स्क्वायर बाय z। बच्चों n की वैल्यू कितनी दी हुई है लिथियम के केस में, सेकंड ऑर्बिटर, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में z की जगह 3 आ जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत। और यूनिट क्या रहेगी, एंगस्ट्रॉम। अब ये मत कहना कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 पावर -10 मीटर छुपा हुआ है, क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, अगर मैं कहूं रेडियस निकालो हीलियम का, तो हीलियम का कितना हो जाएगा, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, पर इस बार इसका ऑर्बिट कौन सा लेना है, थर्ड, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर बाय z। z की वैल्यू कितनी है हीलियम के लिए, 2 एंगस्ट्रॉम। सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत। बच्चों रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये आ गया रेडियस ऑफ Li3 प्लस सॉरी Li2 प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ He प्लस। अब जरा चेक करो, इसकी वैल्यू है 0.529 इंटू 4/3 एंगस्ट्रॉम अपॉन 0.529 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाय 2 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत बच्चों, ये इससे कट जाएगा और एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। अब जरा चेक करो ये क्या बन जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/9। ये समझ में आया, ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन क्या अपॉन में फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन सामने आएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ गया सॉल्व करके, 8/27। तो रेशियो क्या आया, रेडियस रेशियो क्या आया, 8:27। चेक करो, चेक कर लो, अब तो हो गया, समझ में आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट of third and fifth orbit ऑफ He2 प्लस। of He2 plus। हो गया। बस, अच्छा ठीक है बच्चों, जरा चेक करो, पिछली बार 2 अलग अलग आयन दिए हुए थे और उनके ऑर्बिट भी अलग अलग थे। इस बार ऑर्बिट तो अलग अलग है लेकिन आयन सेम है। तो पहले चेक करो, He2 प्लस क्या हाइड्रोजन लाइक एटम है, अरे हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, सॉरी He प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन He2 प्लस है, 2 प्लस है इसमें, तो वो कुछ मिस्टेक रही होगी। He2 प्लस में तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, फिर तो फिर न्यूक्लियस रह गया होगा। अब N1 की वैल्यू कितनी है, या ऐसा करो ना, रेडियस निकाल लो खाली दोनों का, रेडियस का रेशियो निकालना है ना, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा जरा चेक करो, ये फॉर्मूला लगेगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 स्क्वायर बाय z कितना हो गया, 2 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, 0.529 n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 25 होता है ना, या ऐसे लिख लो 5 स्क्वायर बाय 2 एंगस्ट्रॉम। सेकंड इक्वेशन। क्या करोगे, फर्स्ट को डिवाइड कर दोगे सेकंड से, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। तो बच्चों थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, 0.529 इंटू 9/2 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 25/2 एंगस्ट्रॉम। सही है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2, यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 2/। तो बच्चों कितना आ गया, तो रेडियस रेशियो क्या आया, 9:2। एक बार आंसर भी चेक कर लेना, सही है। तो चले, तो फिर बच्चों मेरे हिसाब से आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखो बोहर का मॉडल खत्म हो गया है, इसके बाद आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो, उसके खत्म होते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए, आप ऐसे समझ लो कि अभी भी एटम के बारे में हमें पूरी चीजें नहीं पता है। तो अभी करंट सिनेरियो में एटम को हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं,
वो हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, मतलब आने वाली क्लासेस में। समझ में आ गया? क्लास यही ओवर कर दूं आज? बोलो एक साथ, जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद। ठीक।